हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स इन मेटलर्जी। ठीक है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। 12th क्लास का हम मेटलर्जी चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है, हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। देखिए अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं तो अपने पास आपने जब मैंने आपको हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अपने पास क्या था कि जो डेल जी होता अपने पास वो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट के बराबर होता है। डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट के बराबर होता है। और एक और अपने पास इक्वेशन होती है, कौन सी होती है? वो होती है अपने पास डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये अपने पास इक्वेशन होती है। देखिए मेटलर्जी के अंदर कहना क्या चाहता है, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई थी थर्मोडायनेमिक्स की। अगर बात करते हैं अपने पास, अगर वहाँ पर अपने पास डेल जी की वैल्यू की बात करते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स में डेल जी की बात करते हैं। डेल जी का मतलब अपना यहाँ पर क्या गिव्स फ्री एनर्जी, क्या गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या अपने पास गिव्स फ्री एनर्जी होता है। ये डेल जी होता क्या है? देखिए अगर मैं मेटलर्जी की बात करता हूँ, मेटलर्जी के केस में या फिर कहीं पर भी, मोस्टली कहीं पर भी, अगर अपने डेल जी की वैल्यू इफ डेल जी इज इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स जो रिएक्शन होगी अपनी, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर अपने पास डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर अपने पास डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, मीन्स जो रिएक्शन होगी अपने पास, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर अपने पास डेल जी इज इक्वल टू 0 आता है, मीन्स क्या होगा? रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। आई होप सो आपको ये चीज पता लगी होगी। अगर अपने पास जो डेल जी की वैल्यू है वो 0 आती है तो इक्विलिब्रियम पर अपनी रिएक्शन। अगर अपने पास डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो अपने पास नॉन स्पॉन्टेनियस है, मीन्स रिएक्शन नहीं हो रही। अगर नेगेटिव आती है तो स्पॉन्टेनियस है। देखिए मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है कि गिव्स फ्री एनर्जी कहीं पर भी आ जाए, गिव्स फ्री एनर्जी आप कहीं पर भी पढ़ो तो आपके पास वो हमेशा नेगेटिव ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेगेटिव ही होनी चाहिए अपने पास। क्योंकि गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब ये अपने पास कि हम वहां पर कुछ ना कुछ कार्य हुआ है, कुछ ना कुछ काम हुआ है, और इसी से रिप्रेजेंट होता अपने पास गिव्स फ्री एनर्जी। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर एंट्रोपी की बात करता हूँ, किसका? एंट्रोपी की। जो अपने पास डेल एस है, ये क्या है अपने पास? जो डेल एस है अपने पास, ये दिस इज द एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस होता अपने पास। कहने का मतलब ये है, अगर मैं कंपेयर करता हूं सॉलिड, लिक्विड और गैस को, अगर मैं कंपेयर करूं तो जो सॉलिड की एंट्रोपी होती है वो लेस होती है। एंट्रोपी का मतलब क्या? जो पार्टिकल आपके पास, जो पार्टिकल हैं उनके बीच में कितने रैंडमनेस है, वो कितने दूर दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विड में मोर देन गैस बट लेस देन more than solid more than in liquid entropy is more than solid but less than gas।
और अगर मैं बात करता हूं गैस की, इसमें क्या होगा, मोर एंट्रोपी, ठीक है। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसके केस में होगी, गैस के केस में होगी। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब अपने पास रिएक्शन होगी, अगर वो सॉलिड के साथ हो रही है या लिक्विड में आ रही है या फिर अपने पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गैसियस फॉर्म में बन रहा है, तो वहां पर एंट्रोपी मैटर करेगी। अब देखिए, अगर मेरी एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर मेरी एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने से क्या होगा, यहां पर अगर सपोज करो गैसेस के केस में ज्यादा एंट्रोपी होगी, गैसेस के केस में ज्यादा एंट्रोपी होगी, है ना। अगर गैसियस के केस में ज्यादा एंट्रोपी है तो आप एक चीज समझ के चलिए, अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर एंट्रोपी वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी है वो इस टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होगी, तो अपनी डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर एंट्रोपी डिक्रीज होती है, अगर एंट्रोपी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने का मतलब एंट्रोपी क्या हो जाना, नेगेटिव हो जाना। नेगेटिव होने की वजह से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अपनी डेल जी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। और जब डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मीन्स अपनी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, समझ में आया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी डेल जी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है रिएक्शन अपनी किस प्रकार की होगी, ठीक है। हम मेटलर्जी में क्या पढ़ रहे थे, हम मेटलर्जी में एक बात पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो चीज पढ़ रहे थे। अब देखिए, मेटल निकालना अपने को, हमने रोस्टिंग पढ़ा था, हमने रोस्टिंग पढ़ा था, हमने कैल्सिनेशन पढ़ा था। हम क्या कर रहे थे, वहां पर मेटल ऑक्साइड बना रहे थे। क्या बना रहे थे, मेटल ऑक्साइड बना रही थी। फिर मेटल ऑक्साइड से हम क्या निकालते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यही तो चीज पढ़ रहे थे। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। अपने पास होता क्या है, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स होती है इस फार्मूला के बेस पर काम करती है। जो अपनी थर्मोडायनेमिक्स होती है वो इस फार्मूला के बेस पर काम करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास सपोज करो, अब अपना एक यहां से एक क्वेश्चन आता है, अपना एक टॉपिक बनता है इस थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर। अपने पास एक बनता टॉपिक जो कि अपना एलिंगम डायग्राम, एलिंगम डायग्राम। देखिए, एलिंगम डायग्राम बताएगा क्या अपने पास। अगर मैं एलिंगम डायग्राम की बात करता हूं, एलिंगम डायग्राम अपना इसी के ऊपर काम करता है। एलिंगम डायग्राम अपना किसके ऊपर काम करता है, वो अपने को एक रिलेशनशिप देता है, किसके बीच में, डेल जी के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। किसके बीच में, डेल जी के बीच में और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशनशिप देता है। कैसे, सपोज मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूं, मेरे पास ये कोई डायग्राम है, मतलब कि मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा। इस ग्राफ में क्या देखा मैंने, मैं मान लेता हूं कि ये यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, क्या है मेरे पास, टेम्परेचर है, ठीक है। और ये मेरे पास वैल्यू यहां पर किसकी, डेल जी की। डेल जी टेम्परेचर के पैरेलल चल रहा है, डेल जी टेम्परेचर के पैरेलल चल रहा है। पैरेलल चलने का मतलब मैं यहां से कहूंगा कि डेल जी की वैल्यू क्या मेरे पास 0 है, मींस टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम पर है। तो मैं यहां पर अगर मान लेता हूं कि मेरे पास जो डेल जी है वो कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। मेरे पास डेल जी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहां से अगर मैं अब देखना आप जरा कि मैं यहां से एक ये लाइन ड्रॉ करता हूं, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब क्या है मेरे पास कि डेल जी की वैल्यू जो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो ये वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, और जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट को मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं। चलिए थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं इसको। मैं इस पार्ट को ए से रिप्रेजेंट करता हूं और इस पार्ट को बी से रिप्रेजेंट करता हूं। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहां पर ये देखिए नीचे की तरफ है, डेल जी की वैल्यू नीचे की तरफ है, तो मैं यहां पर कहूंगा डेल जी जो अपने पास है वो कैसा है, नेगेटिव है। डेल जी कैसा अपने पास है, नेगेटिव है। यहां पर मैं कहूंगा कि जो डेल जी है मेरे पास वो कैसा है, पॉजिटिव है। क्या है वो,
पॉजिटिव है। समझ में आया? अभी देखना, अभी और समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूं। मान लिया मेरे पास, मान लिया अपने को क्या करना है, कोई मेटल अपने पास, कोई मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, MO बना लेती है, मेटल ऑक्साइड बना लेती है। अब जब ये काम हुआ ना, अब जब ये काम हुआ तो एनर्जी लगी होगी, जब ये काम हुआ तो एनर्जी लगी होगी। जो एनर्जी लगी थी वो कौन सी एनर्जी लगी थी, वो लगी थी डेल जी। कौन सी एनर्जी लगी थी, डेल जी, मींस गिव्स फ्री एनर्जी। यहां पर कौन सी एनर्जी लगी, गिव्स फ्री एनर्जी यहां पर लगी थी। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर कोई भी काम होता है तो वहां पर कोई ना कोई एनर्जी जरूर लगती है, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में लगती है, यहां पर वो लगती है गिव्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में लगती है। अगर इस प्रकार से लगती है तो मैं इसको डेल जी बोल लूं, तो मेरी यहां पर जितनी एनर्जी यूज हुई, जितनी एनर्जी यूज हुई वो सारी की सारी कौन रिप्रेजेंट करता है, ये डेल जी रिप्रेजेंट करता है, जो कि अपनी यहां से इस फार्मूला से रिप्रेजेंट होती है, जो कि अपने पास अगर नेगेटिव होती है तो अपनी रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। अब जरा देखना, अगर मैं यहां की बात करता हूं मेरे पास किसकी, इस नीचे वाले ए पार्ट की, इन पार्ट ए पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, ए पार्ट में डेल जी नेगेटिव है, ए पार्ट में डेल जी नेगेटिव, मींस अगर मैं M+O2 लिख लूं और मैं यहां से MO बना लूं, अगर मैं ये बना लूं, अगर मेरे पास ए में वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो डेल जी यहां पर क्या ए में नेगेटिव है, मींस रिएक्शन ये कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। आई होप सो आप ये चीज समझ में आई होगी कि जब मैंने कहा कि पार्ट ए में जब नीचे की तरफ मेरे पास एनर्जी है, मींस डेल जी मेरे पास नेगेटिव है, तो मैं ये बात कह सकता हूं यहां से कि मेरी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, मींस रिएक्शन होगी। अगर मैं इस, अब ये क्या करवाया मैंने इसका, दिस इज द ऑक्सीडेशन, मैंने ऑक्साइड की फॉर्मेशन करवाई है। अगर मैं एज इट इज इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, MO से अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं M+O2, तो मेरे पास रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया, कैसी हो जाएगी, मेरे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ए पार्ट में ये काम हो सकता है। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, ये चीज समझ में आई। एक बार इसको उतारिए, फिर मैं इससे आगे बताता हूं इससे बी पार्ट में क्या हुआ होगा। ठीक है, हम फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। उतारिए एक बार। उतार लिया? उतार लिया? चलिए मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं पहले। यहां ठीक है, चलिए 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 ठीक है। हम अब बात कर लेता हूं मेरे पास आगे की तरफ रिएक्शन क्या हुई होगी। ये तो ए पार्ट की बात थी। इन पार्ट बी ठीक है, इन पार्ट बी में क्या हुआ होगा जरा देखना। मेरे पास पार्ट बी में क्या है, डेल जी पॉजिटिव है, मीन्स अगर मेरे पास, मैंने कहा था डेल जी, अब जब हम क्या कौन सी रिएक्शन करते हैं, कोई मेटल को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाते हैं और जब मेटल ऑक्साइड देती है तो यहाँ पर डेल जी निकलती है, अपनी एनर्जी लगती है। अगर इस रिएक्शन में एनर्जी लग रही है और ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में रिएक्शन होने के बाद अपना डेल जी कैसा आ रहा है, बी पार्ट में पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स हेयर डेल जी इज पॉजिटिव। अपना डेल जी कैसा है, पॉजिटिव है। तो मैं एक बात कह सकता हूं यहां से, कि मेरे पास जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। परंतु अगर मैं वहां पर इसी रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं, MO से क्या बना लूं, M+O2, तो मेरी यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब यहां पर क्या हो गया,
डेल जी अपने पास ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन उल्टी है। ठीक है, तो आप ये बात बोल सकते हो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रिएक्शन कैसी होगी, अपने पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये था ए और बी पार्ट का। अब देखिए मैं एक चीज कहता हूं आपको कि ये जो एलिंगम डायग्राम अपने को इस रिलेशनशिप के बारे में बताता है, अपने को इस डायग्राम में अपने को दिख रहा है कि किस प्रकार से जो डेल जी की वैल्यू नीचे की तरफ कम और ऊपर की तरफ ज्यादा है, पॉजिटिव है। तो कहता क्या है, अपने पास देखिए एक चीज है, अब मेटल को किसी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब अपने को वो निकालना है, अपने को क्या करना है, निकालना है और प्यूरिफाई करके निकालना अपने को। तो जब हम चाहते हैं कि अपने पास कोई मेटल निकाल के हम बाहर ले आए, अब मेटल निकालना है तो कुछ एक तो मेटल ऐसे होंगे अपने पास जो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे, कुछ एक तो कैसे होंगे, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे। तो उनको तुम क्या करेंगे, डायरेक्ट गर्म करेंगे, उनको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट गर्म करेंगे और ऑक्सीजन को वहां से भगा देंगे और क्या हो जाएगा, अपने पास मेटल मिल जाएगा। परंतु कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको अपने को गर्म तो करना है, पर मान के चलो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाए कि मैं ये कहूं कि 2000 केल्विन टेम्परेचर पर वो गर्म हो, मान लिया क्यों कितने पर गर्म हो, 2000 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म होके वो अपने को मेटल मिलेगा। अब इतनी एनर्जी अपने को लगानी पड़ेगी, इतनी हीट उसको देनी पड़ेगी। अगर मान के चलो कि अपना वही काम है अगर 500 केल्विन टेम्परेचर पर हो जाए, अपना वही काम है अगर 500 केल्विन टेम्परेचर पर हो जाए तो अपनी तो आसान बात होगी, है ना, अपनी तो क्या होगी, आसान बात होगी। तो एलिंगम डायग्राम अपने को क्या कहता है, ये बताता है कि अपने पास कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा जो कि अपने पास मेटल को निकालने के लिए हेल्प करेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाए, अपने को मेटल भी आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो एलिंगम डायग्राम अपने को क्या बताता है, एलिंगम डायग्राम इसकी जो प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, तो ये बताता है कि कौन सा अच्छा अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा जो कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होगा। तो इट टेल्स अबाउट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया नहीं आया? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को बताने के लिए एलिंगम डायग्राम का यूज किया जाता है। देखिए टोटली प्रैक्टिकल बेस है ये, टोटली प्रैक्टिकल बेस एलिंगम डायग्राम, बहुत ही आसान है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। कैसे हम इसको पता करेंगे, कैसे क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये जो अपना डायग्राम होता है ये वर्क करता है, किस प्रकार से वहां पर वैल्यू दी रखी होती है। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा किस प्रकार से आपके पास कौन कौन से जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, वो किसको रिड्यूस करवा के कौन सा मेटल को निकाल लेंगे। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि कम टेम्परेचर पर, अगर अपने को टेम्परेचर कम देना पड़े तो हम कम टेम्परेचर पर किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें, अपने लिए तो वही आसान चीजें रहेंगी। तो उसको निकालने के लिए हम देखते हैं क्या होता है। एक बार इसको उतारिए, इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ क्या चीज होती है। ठीक है, उतार लिया, उतार लिया, चलिए देख लेते हैं हम आपको एक चीज और बता सकता हूं इसके साथ ही साथ कि मान लो मैंने कहा कि कुछ एक तो ऐसा होता अपने पास कि जो अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या फिर अपने पास कुछ एक मेटल होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो तो डायरेक्ट क्या होते हैं, गर्म करने के बाद अपने को डायरेक्ट मिल जाते हैं। परंतु कुछ एक को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मान लिया अपने पास Ag2O है, HgO है, हम इनको क्या करेंगे, डायरेक्ट गर्म करेंगे और अपने को ये मिल जाएगा, यहाँ से Ag मिल जाएगा, Hg मिल जाएगा, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। परंतु अगर मान लो आप कि मेरे पास मैं जिंक को निकालना चाहता हूँ और मेरे पास जिंक किस फॉर्म में, ZnO की फॉर्म में है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को जिंक निकालना चाहिए, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट हीट कर दूँ तो मेरे पास जिंक प्लस, ऐसा नहीं कि O2 बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा अपने पास, क्योंकि इसको अगर अपने को क्या करना है, निकालना है, तो अपने को बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यों ना मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज डाल दूं इसके साथ जो टेम्परेचर को भी कम करवा दे और अपने पास मेटल भी आसानी से मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज ZnO है
हम उसको क्या करेंगे, कार्बन के साथ ट्रीट करवा लेंगे। ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ से Zn+ में CO बाहर निकल जाएगा। अपने को क्या मिल गया, ये मिल गया। और इसी रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कौन बताता है, एलिंगम डायग्राम बताता है। जो अपने पास ये रिड्यूसिंग एजेंट मिला अपने को, जिसने इसको रिड्यूस करवा दिया, इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, तो इसके बारे में कौन बताएगा, एलिंगम डायग्राम बताएगा। कौन बताएगा, एलिंगम डायग्राम बताएगा। चलिए अभी बताते हैं कैसे है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डायग्राम की। तो अपने पास एलिंगम डायग्राम कुछ ऐसा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से कौन सा मेटल है वो किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन सा एलिमेंट किसको रिड्यूस कर सकता है, तो कैसे अपने पास आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखना, एक बार समझने की कोशिश करना कि मेरे पास यहाँ पर डेल जी की वैल्यू कैसी है, नीचे की तरफ ना, यहाँ पर आपको डेल जी की वैल्यू ज़्यादा, मतलब माइनस में ज़्यादा मिलेगी। इस तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो मतलब कि मान लिया कि मेरे पास -2000 केल्विन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कितनी है, -1000 से यहाँ पर मेरे पास 500 मान ले, 800 मान लेते हैं। यहाँ पर कितनी है, 600 है, -500 है, -400 है, कुछ इस तरह से आप मान लीजिए। देखिए मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ होता कैसे है। अब इसकी वैल्यू माइनस में ज़्यादा है, माइनस में ज़्यादा, तो पक्का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई होगी। पक्का रिएक्शन कैसी हुई होगी, स्पॉन्टेनियस हुई होगी। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए मेरे पास ये कौन है, MgO है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2Mg + O2, और मेरे पास यहाँ पर है 2MgO, ये है। अब जब मेरे पास, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मैग्नीशियम, मैं एक बात कहता हूँ, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस, किसको रिड्यूस कर सकता है, देखना इससे ऊपर कौन कौन है मेरे पास, जितने भी इससे कम एनर्जी के होंगे, जितने भी इससे कम एनर्जी के होंगे ये सभी को रिड्यूस कर देगा। ये जितने भी इससे कम एनर्जी के होंगे, इससे कम एनर्जी देखो कहाँ कहाँ पर है, इससे कम एनर्जी ये वाली, मीन्स मेरे पास ये मिल जाएगा। इससे कम एनर्जी ये वाली, मेरे पास ये मिल जाएगा। इससे कम एनर्जी ये, तो मेरे पास ये मिल जाएगा। और मेरे पास ये उससे कम, तो ये मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम कैन रिड्यूस किस किस चीज को, Al2O3 को, Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है। और किसको कर सकता है, इससे ऊपर की एनर्जी देखना, ये वाली रही अपने पास, ठीक है, ये तो हो गया, ये रही ZnO को कर सकता है। और किसको, Cu2O को कर सकता है। और किसको, FeO को रिड्यूस कर सकता है। समझ में आया। इसी प्रकार से मैं एक चीज और लिख लूं कि यहाँ तो मैग्नीशियम था, यहाँ पर देखिए कौन है, दिस इज द एल्यूमिनियम। यहाँ पर कौन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस, देखिए एल्यूमिनियम ज्यादा एनर्जी वालों को रिड्यूस नहीं करेगा, एल्यूमिनियम ज्यादा एनर्जी वालों को रिड्यूस नहीं करेगा, वो कम एनर्जी वाले को रिड्यूस करेगा। तो एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस, एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस किस किस को, एल्यूमिनियम रिड्यूस कर सकता है। इससे ऊपर की एनर्जी देखिए कहां कहां पर अपने पास कौन सी है, ZnO को कर सकता है, ठीक है। मेरे पास कौन सी है, ZnO, Cu2O को और FeO को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर कौन है, ZnO है, जिंक। तो जिंक किसको रिड्यूस कर सकता है, जिंक कैन रिड्यूस किस किस को, ऊपर वालों को, Cu2O को एंड FeO को। अब कॉपर कैन रिड्यूस किसको रिड्यूस कर सकता है, FeO को। देखना, देखिए कॉपर कैन रिड्यूस FeO, तो कॉपर अपने पास ये रहा, ये किसको रिड्यूस कर सकता है, उससे माइनस में जो कम एनर्जी उसको रिड्यूस कर सकता है। तो कॉपर किसको रिड्यूस कर देगा, इसको कर देगा रिड्यूस। तो अब अपने पास होता क्या, देखिए आप निकालना चाहते हो, सपोज करो आप क्या निकालना चाहते हो, आपको चाहिए कॉपर, ठीक है, आपको क्या चाहिए, कॉपर चाहिए, या फिर आप आयरन मान लो या जिंक की मान लो। मान लिया आप जिंक चाहते हो कि जिंक निकालना, जिंक अपने पास किस फॉर्म में है, ZnO की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ कोई अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालिए आप इसके साथ। तो इससे ऊपर वाला जो भी अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है, जो भी अपने पास जिसकी एनर्जी क्या अपने पास
अपने पास जिसकी भी एनर्जी ज्यादा है तो ये नीचे वाले दोनों के दोनों इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ तक देखिए आपने, तो आप मैग्नीशियम डालिए, एल्यूमिनियम डालिए, कोई भी डालिए, सपोज करो मैंने इसमें मैग्नीशियम डाल दिया तो क्या मिलेगा आपको, जिंक मिल जाएगा और MgO बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और डायग्राम की, जो कि अपने पास ये कुछ इस तरह से है। बेटा जब आप बुक में देखोगे ना, जैसे कि मैं बुक प्रेफर करूं तो NCERT या प्रदीप की बुक जब आप पढ़ते हो तो आपको ना जब एक वो एलिंगम जो डायग्राम दे रखा होगा उसी एक बुक में एक तो ये डायग्राम होगा, ठीक है, जो कि आपको रेड उससे मिलेगा, लाइन से मिलेगा, और साथ ही साथ ब्लैक लाइन से भी आपको और रिप्रेजेंट होगा, वो इकट्ठा ही डायग्राम दे रखा है। तो अब मैंने उसको अलग अलग कर दिया ताकि समझ में आसानी से आ जाए क्या चीज़ होती है। तो वहाँ पर एक डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है एलिंगम डायग्राम में, तो ये तो बता ही दिया था आपको कि एलिंगम डायग्राम हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम एक कोई सूटेबल सा अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट को पकड़ लें और ताकि उसको यूज़ कर लें और अपने को मेटल आराम से मिल जाए। तो देखिए अब होता क्या है, मेरे पास एक ये डायग्राम है, ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बना लिया इस यहाँ पर ताकि टाइम कम लगे और आप इसको आसानी से उतार लो। तो मेरे पास टेम्परेचर है जो कि इस डायरेक्शन में मेरे पास इंक्रीज होगा और डेल जी की वैल्यू मेरे पास इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। ठीक है, अब होता क्या है मेरे पास कि मैंने कहा था कि जब ये जो अपने पास जो ये रिएक्शन है, जो ये लाइन होती है, ये कहाँ पर आती है, इक्विलिब्रियम पर आती है, तो मेरे पास ये बनता है। ठीक है, जब मेरे पास ये किस में है, नेगेटिव में वैल्यू है तो स्पॉन्टेनियस है, और ये पॉजिटिव में वैल्यू है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये इस प्रकार से। अब देखिए अलग अलग हम इसको डिस्कस करते क्या कहना चाहता, अभी आपको ये थोड़ा पजल हो गए होगे क्या चीज़ है, बट देखिए पार्ट ए की बात करता हूँ। जब मेरे पास ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये क्या चीज़ बताती है, देखिए अब अपने पास मान के चलिए किसी को अपने को रिड्यूस करवाना है, किसी मेटल को निकालना है और ऑक्सीजन को अपने को वहाँ से बाहर निकालना है, तो हम CO का यूज़ करें, CO2 का यूज़ करें, या फिर अपने पास यहाँ पर CO2 का यूज़ करें, मतलब कि आप कार्बन का यूज़ करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करोगे, कौन से का यूज़ करोगे जो कि आपको अच्छा सूटेबल होगा, जो कि अपने को कम टेम्परेचर पर काम करवा दे, ऐसा यूज़ करना पड़ेगा ना। तो देखिए क्या होता है, अपने पास क्या था कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था, ये मेरे पास कार्बन की रिएक्शन थी, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब जरा देखना, मैंने कहा था कि आपको मैंने एक एंट्रोपी के बारे में बताया था कि सॉलिड के पास, अगर सॉलिड का केस है तो उसके पास पार्टिकल नज़दीक होते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है, वहाँ पर डेल एस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास किसकी वैल्यू, थोड़ा लिक्विड का केस है तो अपने पास मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर मिलेंगे तो थोड़ी सी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर गैस का केस लेते तो एंट्रोपी और मॉलिक्यूल दूर दूर मिलेंगे, ठीक है, और रैंडमनेस ज़्यादा मिलेगी तो एंट्रोपी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था मेरे पास। अब कार्बन सॉलिड था मेरे पास और कार्बन से क्या बन गया, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब ये भी गैस थी मेरे पास, ये भी गैस थी। अब देखिए आप रैंडमनेस पता कैसे करोगे कि आपके पास ज्यादा हुआ है, आप क्या देखोगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आप यहाँ से इनके मोल्स निकालोगे कि गैस के मोल्स निकालोगे तो अपने पास होता क्या है कि प्रोडक्ट में कितने मोल्स थे उसमें से आप रिएक्टेंट के मोल्स माइनस कर दोगे, फिर आपके पास जो भी बचेगा आप वहाँ से पता कर सकते हो ज्यादा बचे, कम बचे या फिर बिल्कुल भी नहीं बचे। तो देखते हैं कैसे हुआ कि प्रोडक्ट में अपने पास कितने मोल्स थे, यहाँ पर देखना प्रोडक्ट में कितने मोल्स थे अपने पास 1, और रिएक्टेंट में सॉलिड है, सॉलिड के तो मोल्स लगेंगे नहीं, सॉलिड के तो मोल्स लगेंगे नहीं, और यहाँ पर कितना है, हाफ मोल है। अब देखिए प्रोडक्ट के 1 में से अगर हाफ माइनस करते तो मेरे पास कितना आता है, प्लस हाफ आता है। मीन्स प्लस में मेरे पास जो मोल्स आते हैं वे कुछ ना कुछ बचते हैं, मतलब कि अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं, 0 पर नहीं पहुंचे, प्लस में कुछ ना कुछ है। मीन्स यहाँ पर मोल्स हैं तो मीन्स इंक्रीज हुई है वैल्यू, यहाँ पर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। टोटल रिएक्शन में प्लस में वैल्यू आई तो इंक्रीज हुई है, तो प्लस में इंक्रीज होने का मतलब कि अपने पास की डेल एस क्या हो गया, अपने पास इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब अपने पास क्योंकि मोल्स वहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, इसलिए उसकी रैंडमनेस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रैंडमनेस इंक्रीज होती है तो मैंने कहा था आपको रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस के लिए अपने पास ग्राफ कैसा मिलेगा, अपने पास इस तरह से था, तो अपने पास क्या होगा कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि नीचे की तरफ हमने देखा था माइनस में ज्यादा वैल्यू थी और ऊपर की तरफ चलते हैं तो माइनस में कम वैल्यू होती है, तो वो क्या करेगा, आप अपने पास टाइम के साथ क्या करेंगे, वे डिक्रीज हो जाएंगे।
मतलब कि यहाँ पर अपने पास टेम्परेचर कम था, इस तरफ चलते गए टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही साथ जो डेल जी की वैल्यू वो माइनस में हो जाएगी, और जितनी ज्यादा माइनस में वैल्यू थी, जितनी ज्यादा माइनस में वैल्यू थी डेल जी की, उतनी रिएक्शन क्या थी, स्पॉन्टेनियस थी। ये मैंने आपको बताई थी। दूसरी बात आपके पास बी है, बी कैसा अपने पास इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर कैसे पता लगेगा क्या है, देखना सी से क्या बना, CO2 बना, तो सी से क्या बना, CO2 बना। अब ये बनेगा तो बीच में पक्का ऑक्सीजन होगा, O2 के साथ रिएक्ट करवा दिया तो CO2 बन गया। ये सॉलिड है, ये क्या गैस है, ये भी गैस है, तो गैस के लिए अपने को 1 मोल इसका था, 1 मोल इसका था, तो 1 - 1 कितना मिलेगा, 0 मोल्स। 0 मोल्स मीन्स अपनी एंट्रोपी है ही नहीं, अब कोई मोल्स बचा ही नहीं, तो एंट्रोपी किसकी होगी। अब जब मोल्स है ही नहीं तो कोई ना कोई, ना तो आपस में मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, ना ही कुछ रिएक्शन होगी, तो एंट्रोपी 0। एंट्रोपी 0 तो अपनी डेल जी की वैल्यू भी 0, तो अपना ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, जो कि अपने पास ये वाला ग्राफ हो गया। अब मैं बात करता हूँ थर्ड की, पार्ट सी में क्या हुआ, अपने पास ये थी, अपने पास पार्ट सी में क्या अपने पास इस तरह से अपने पास रिएक्शन थी, तो CO से क्या बना था, CO2 बन गया था, ठीक है। CO से CO2 कैसे बन सकता है, CO प्लस में हाफ O2, क्योंकि एक ऑक्सीजन जब ये जुड़ेगा तभी तो CO2 बनेगा। तो यहाँ से कितना है, ये क्या अपने पास, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो 1/2 और कितना 1, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में से क्या करेंगे हम, रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस करेंगे तो अपने पास टोटल मिल जाएगा। तो 1 में से आपने 1.5 माइनस कर दिया तो हाफ माइनस में मिल गया। हाफ माइनस में मिलने का मतलब क्या, आपके पास मोल्स कम हो रहे हैं, मोल्स कम हो रहे तो एंट्रोपी क्या हो रही है, आपके पास डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही तो इसका मतलब आपके पास क्या हो रहा है, डेल जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी, क्योंकि मैंने बताया था डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव कब हो रही है, जब काम नहीं हो रहा। काम कब नहीं हो रहा, जब रैंडमनेस नहीं है। रैंडमनेस कब नहीं है, जब मॉलिक्यूल्स टकरा नहीं रही, कहीं पर बचा नहीं अपने पास। सॉलिड के केस में आप कह सकते हो, सॉलिड के केस में ऐसा ही हुआ होगा। तो आप बोल सकते हो जब ये CO2 बनना स्टार्ट होती है तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा इस तरह का होता है कि आपके पास क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है। अब होगा क्या कि ये अपने पास हो गया, तो अब ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास कि एनर्जी थी कम, मतलब कि माइनस में एनर्जी की वैल्यू जो आपके डेल जी की वैल्यू थी वो क्या थी, ज्यादा थी, और वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वो भी बढ़ती चली गई, वो भी बढ़ती चली गई। आपके पास ये जो एनर्जी थी ये माइनस में कम हो गई, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ जाता तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये था। अब इसमें से कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये बात की है अपनी बात, तीनों के तीनों ले लिए हमने, इसका भी यूज करके देखेंगे, इसका भी और इसका भी। मान लिया अपने पास इस डायग्राम में ये दे रखा है, ये अपने पास जिंक का है, जिंक कुछ इस तरह से जा रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा था। एलिंगम डायग्राम क्या बताता है, इस जिंक के लिए कौन सा सूटेबल अपने पास रिएजेंट रहेगा। अब सूटेबल रिएजेंट देखना था, देखना हमने यहाँ से जब ये गया तो यहाँ पर कट किया इसने, इस पॉइंट से हमने देखा कि टेम्परेचर अपना यहाँ पर मिलता है, इसको मैंने T1 मान लिया। यहाँ से जब ये अगली लाइन पर कट किया तो यहाँ पर हुआ, तो मैंने इसको क्या मान लिया, T2 मान लिया। ये आगे बढ़ते हुए कहाँ पर कट किया, यहाँ पर मान लिया, तो ये T3 हो गया। जब इस डायरेक्शन में बढ़ते तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अपने को तो क्या चाहिए, कम टेम्परेचर पर अपने पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाए जो कि क्या करे, वहां से अपने को मेटल को आसानी से दे दे। तो अपने पास हुआ क्या, ये जिंक था तो ZnO की फॉर्म में था, प्लस सबसे पहले कौन आया, कम टेम्परेचर पर मिल गया इसको रास्ते में ये, तो ये कौन सा था, C, कौन था यहाँ से, C था, कार्बन था, इसलिए यहाँ से C के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लेगा, Zn प्लस Cu। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, जिंक को निकाल सकते हो। तो यही चीज थी अपना, यही था एलिंगम डायग्राम, यही था जो कि अपने को बताता है, ठीक है, कि किस प्रकार से आप कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग, अब इनमें से अपने को देखना था कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो अपने पास सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा ये वाला कार्बन, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज थी अपने पास, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो एलिंगम डायग्राम इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।